हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास की घटना चक्र, और जिसमें हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 22 के साथ मुगल काल का आखिरी पार्ट हो गया आपका जो विविध है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसको घटना चक्र पढ़नी है उसको। तो गाइस, आपको बाकी सब्जेक्ट की भी जो है घटना चक्र मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बाकी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो गाइस, कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए इंडेक्स। चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी हम पहुंच चुके हैं विविध यानी चैप्टर नंबर 22 पर। उसके बाद 3 चैप्टर और यानी कि 3 दिन और ये बुक हो जाएगी समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये लिखा है मुगल काल में विविध। नोट्स पढ़ेंगे फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एक ही वीडियो में, फटाफट खत्म करते हैं। देखिए, मध्यकाल में क्या लिखा है, प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्या लिखा है, मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स ए निज़ामी निश्चित किया और उनके अनुसार ये पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित है। ठीक है, तो विविध में गाइस क्या होता है, अजीब ही कुछ होता है, क्या होता है पता नहीं। ठीक है, विविध का हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आया आज तक। जो भी कुछ बचा कुचा होता है वो सब ऐसा लगता है विविध में डाल देते हैं, ना कोई सर ना पैर, कहीं से भी शुरू होता है कहीं तक भी चला जाता है। मतलब अगली लाइन में आप कुछ नया पढ़ रहे होते हैं। लिखा है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थी। तो गाइस, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, मैं इसे पढ़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे तो विविध में इतना कुछ मज़ा नहीं आता है। बाकी आप लोग को हर चैप्टर करवाना है तो आप इस चैप्टर को देख लीजिए। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस परंपराओं, और यहाँ लिखा है तफसीर टीकाओं पर, और लखनऊ के फिरंगी महल में फीक न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल जो है की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर दूसरी लाइन में नई बात लिखी है, मतलब जो बचा कुचा है ऐसा लगता है कि इसमें डाल दिया। ठीक है, यहाँ लिखा है हेमू हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, तत्कालीन स्त्रोतों में हेमू को बक्काल कहा गया है। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार जो है हेमू जाति का धूसर या भार्गव था। ठीक है, जो अपने को गौड़ ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी के शोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया। तो उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया। आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे एक वजीर सेनापति बना दिया। ठीक है, फिर है आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात तो उसने विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि धारण की। बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण करी। ठीक है, अब लिखा है विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के विशेष भूखंड देता था, जो क्या है अमरम कहलाते थे। ठीक है, मराठा शासक में चौथ की आय का 66% जो है मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मौकासा कहते थे। ठीक है, मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री जो है मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें लिखा है नवरोज का त्योहार ईरान यानी कि फारस से लिया गया। ये एक राष्ट्रीय त्योहार था, 19 दिनों तक मनाया जाता था। भारतीय व्यापारी जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। इसमें फिर लिखा है फ्रांसीसी यात्री ट्रेवनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। ये पेशे थे क्या था आपका, जौहरी था। राइट, अच्छा, 1638 से 1663 के बीच इसने छह बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण उसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में थी। इंपॉर्टेंट,
मनुची इटावली यानी कि इटली का यात्री था, 14 वर्ष की अल्पायु में ही उसने अपना गृह त्याग कर जो है आपका वेनिस से भागकर एशिया माइनर यानी कि फारस की यात्रा करते हुए ये भारत आ गया। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी करी, बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। फिर है स्टोरियो दो मोगोर या मुगल इंडिया नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलिमित नहीं यानी कि गलत है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आपका जो आंसर है बी गलत है, यानी कि यहाँ पे लिखा है जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आता है, सही बात है। जहांगीर शाहजहां में आता है ट्रेवेनियर आता है, और यहाँ पे औरंगजेब में मनुची। अकबर में लिखा है सर थॉमस रॉ। ठीक है, तो देखिए जब बात करें अगर हम सर थॉमस रॉ 1615 से लेकर 1619 तक है, जहांगीर के टाइम में आता है, ठीक है, ना कि अकबर के टाइम में। वह जहांगीर के साथ जो है शिकार खेलने गया, बाकी के सारे सही हैं। अब लिखा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खानों के विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो आंसर है हमारा बी यानी कि जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। आईएएस का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक थे, और कर्म से ये क्या थे, जौहरी थे, किंतु साथ ही एक अनुभवी और क्या है साहसिक यात्री भी थे। ये मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। पूर्व की दिशा की ओर उसने 7 यात्राएं की, जिसमें से 6 बार वो हिंदुस्तान के लिए आए। टेवेनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे यानी कि कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी, और साथ ही उसने जो है हीरे की खदानों जवाहरात और मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किया। राइट, तो यहाँ लिखा है ये कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने क्या है आपका 40 साल तक काम किया। तो ये किसने कहा है, मनुची, ट्रेवेनियर, विलियम फिंच या फिर अब्दुल हामिद लाहौरी। तो आंसर है विलियम फिंच। अच्छा, विलियम फिंच के अनुसार जो है इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे, और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। अच्छा, इसमें सूची जो है यहाँ पे आपका मैच करानी कौन किस टाइम तक भारत में रहा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ अगर हम विलियम हॉकिंस की बात करें तो 1608 से लेकर 1611, टॉमस रॉ की बात करें तो 1615 से 19, फिर है मनुची की बात करें तो 1653 से लेकर 1708, और यहाँ पे है रॉल्फ फिंच की बात है 1585 से लेकर 86। अच्छा, निम्नलिखित मुगल शासकों का सही क्रम बताना है। तो इसमें लिखा है अहमद शाह अब्दाली हो गया, आपका मोहम्मद शाह हो गया, जहांगीर हो गया, बादशाह शाह सेकंड हो गया। देखिए इन सब में अगर हम बात करें तो जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह हो गए, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह अब्दाली हो गए, उसके बाद है बहादुर शाह, यानी कि आंसर हो गया आपका सी। लिखा है जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 है, मोहम्मद शाह का आपका है 1719 से लेकर 48 है, और उसके बाद अब बात करें अगर अहमद शाह अब्दाली, पानीपत की तृतीय लड़ाई यानी कि 1761 में क्या है अफगान जो है दल का नेता था, और यहाँ पे लिखा है बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल क्या है 1837 से लेकर 57। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल मतलब अपने क्रम में बताना है। राइट, तो इसमें व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताएं। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह एंड तैमूर की बात करें अगर तो देखिए सबसे पहले आपका यही है अब्दाली, फिर आपका चंगेज खान, फिर नादिर शाह, फिर तैमूर। सॉरी गाइस, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब मुझसे गलती हो गई, मुझे इतना नहीं पता था। तो यहाँ पे है सबसे पहले है चंगेज खां, फिर उसके बाद है तैमूर, उसके बाद आता है नादिर शाह, फिर है अहमद शाह अब्दाली। राइट, चलिए यहाँ पे देखते हैं उपरोक्त बाह्य आक्रमणों का सही क्रम है चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण जो है इल्तुतमिश यानी कि 1211 से लेकर 1236 के समय में हुआ था। तैमूर का आक्रमण जो है 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था, और नासिर शाह का आक्रमण जो है 1739 में हुआ था मोहम्मद शाह के समय में, और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जो है 1748 से 69 के मध्य हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो गाइस इसमें लिखा है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, बिल्कुल ही गलत है। और फिर शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, बिल्कुल गलत बात है। जहांगीर सौंदर्य और प्राकृतिक का, बिल्कुल सही बात है,
जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। ठीक है, पहला और लास्ट वाला सही है बस। अच्छा, इसमें लिखा है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच जो है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत, तो ये दिल्ली सल्तनत नहीं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। और दिल्ली सल्तनत की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट, अब इसमें लिखा है मुगल काल के उत्तराधिकार के युद्ध के का संबंध जो है शाहजहां दारा औरंगजेब से है। ठीक है, सॉरी, शह सुजा दारा औरंगजेब से है, यानी कि यहाँ पे तलवार के बल पर जो है राजगद्दी पे बैठा गया है, ना कि उत्तराधिकार के जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठा गया। तो इसलिए यद्यपि उस समय जो है शाहजहां मुगल शासक था, पापा थे शाहजहां, तो शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने के हेतु यह युद्ध उसके उपयुक्त 3 पुत्रों के मध्य लड़ा गया। मतलब शाहजहां के बेटे थे, तो इन्होंने लड़ा कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा करके। राइट, तो जिसमें औरंगजेब जीत गया तो औरंगजेब बन गया। अच्छा, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन ये जो है युद्ध उसके पुत्रों यानी कि शाहजहां दारा और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। और जहांगीर जो है, बिल्कुल सही बात, सौंदर्य और प्रकृति प्रेमी था। अब लिखा निम्नलिखित घटनाओं और क्या है ईस्वी को सम्मिलित करिए कि कब कौन सी हुई थी। ठीक है, कब आए हुए गए थे, एमपीपीसीएस प्री 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे लिखा है नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब हुआ। तो गाइस आंसर हमारा है आपका 4213 1739। फिर लिखा है बाबर इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, 1546 में हुई थी। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, यहाँ हो गया 1556 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो आधी बात तो पानीपत के युद्ध पे है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। इसमें लिखा है 1739 में क्या है, करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना और ईरानी सेना के मध्य जो है युद्ध हुआ। तो मुगल सेना जो है यहाँ पे पराजित हो जाती है। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। ठीक है, बाबा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया 1526 में, बाबर जीत जाता है। ठीक है, भारत में मुगल वंश की नींव डाल देता है। हेमू अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है, हेमू पराजित हो जाता है। राइट, फिर अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच पानीपत की थर्ड जो बैटल है वो होती है 1761 में, और इसमें क्या है मराठे हार जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पानीपत का वैसे भी युद्ध इंपॉर्टेंट है। फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो हेमू के नाम से। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू जो है रेवाड़ी के बाजार में शोरा का व्यापारी था। इस्लामाबाद ने इसे अपनी सेवा में लिया और इस्लाम शाह ने इसे अपनी सेवा में लिया, और क्या है आदिल शाह के समय उसका जो है सम्मान और पद बढ़ गया। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना जो है वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह का विरोधियों के विरुद्ध जो इसने 22 युद्ध लड़े, जिसमें सफलता प्राप्त की, और दिल्ली में क्या है तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसे जो विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि धारणी। 1556 में जब पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, हेमू का मुगलों से मुकाबला होता है, तो हेमू पराजित हो जाता है और पकड़ा जाता है। तो बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी क्या हो गई, यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो वैसे यहाँ लिखा है भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आंसर है पृथ्वीराज। तो इसमें लिखा है BL लूनिया पुस्तक है पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य यानी कि द लास्ट सन ऑफ इंडिया ग्लोरी कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, तराई का सेकंड, अकबर का, चलिए तो तराई का द्वितीय युद्ध कब होता है गाइस, 1192 में होता है। ओके, फिर है अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में होती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। पानीपत का तृतीय 1761 में होता है। अच्छा, इसे भी मैच कराना है यहाँ पे। देखिए लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध होता है। बिलग्राम का युद्ध होता है हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध होता है। अच्छा, फिर लिखा है खुसरो का विद्रोह जहांगीर और के विरुद्ध होता है। और इसमें क्या है
खानवा का युद्ध जो है बाबर राणा सांगा के विरुद्ध होता है। अच्छा, इसमें भी सूची 1-2 कौन सा युद्ध कब हुआ ये बताना है। देखिए, इसमें आपका हल्दी घाटी का युद्ध है, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया, शिवाजी का देहांत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना है, अकबर का राज्यारोहण हो गया। ठीक है, चलिए। इसमें क्या, भारत पर नादिर शाह का जो आक्रमण है 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान होता है। अब शिवाजी का देहांत जो है आपका 1680 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का को जो है अधिकार पत्र 1600 में प्राप्त हुआ था, और अकबर का राज्यारोहण कब होता है 1556 में होता है, पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपका 1576 में। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, तराइन का द्वितीय, और सीरगढ़ का युद्ध हो गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है गाइस अभी एक सॉन्ग को, चलिए छोड़िए कौन सा सॉन्ग है वो। तो इसमें लिखा है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगानों और मराठाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें अफगानों का नेतृत्व कौन, अहमद शाह अब्दाली, और मराठाओं का नेतृत्व कौन करता, सदाशिव राव भाऊ ने किया। तो मराठों की इस युद्ध में क्या हो जाती है, हार। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो 1576 हो गया, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हो जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करते हुए 1192 में हो गया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, और 91 वाले में मोहम्मद गौरी हारता है, राइट। अच्छा, 1601 में क्या है, असीरगढ़ का युद्ध होता है, अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है। ओके, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, इसमें लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया। अच्छा, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य। खेड़ा का युद्ध जो है 1707 में मराठा सिंहासन के लिए जो है शाहू और ताराबाई के मध्य लड़ा गया। खजवा का युद्ध जो है आपका 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और क्या है शाह सुजा के मध्य लड़ा गया। तो चलिए आगे बढ़ते। तो इसमें देखिएगा, इसमें हमें क्या बताना था कौन सा सही है। तो सी या हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, बाकी चौसा देख लिया, कन्नौज देख लिया, खजवा देख लिया, आपका खेड़ा देख लिया हम लोगों ने। आज इसमें लिखा मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम मतलब सही क्रम में व्यवस्थित किया, कौन सा कब हुआ कौन सा कब हुआ। तो पहले हुआ आपका खानवा का युद्ध, फिर आपका हुआ घाघरा का युद्ध, फिर हुआ आपका चौसा, फिर हो गया सामूगढ़। ठीक है, देखिए खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में बाबर राणा सांगा के मध्य होता है, और बाबर जो है बाबर के लिए क्या है एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ, राइट। घाघरा के युद्ध की बात करें तो 1529 में होता है, बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है, बाबर विजय होता है, बाबर का ये क्या है अंतिम युद्ध था। चलिए आगे बढ़ते, चौसा का युद्ध तो 1539 में होता है, शेरशाह और जो है हुमायूं के मध्य हुआ और शेरशाह यहाँ पे जीत गया। सामूगढ़ के युद्ध की बात करें 1658 में होता है, औरंगजेब और मुराद के की संयुक्त से, मतलब एक साइड कौन होता है औरंगजेब मुराद और दूसरी साइड कौन होता है उसका भाई यानी औरंगजेब का भाई दारा शिकोह होता है। अच्छा, यहाँ पे दारा शिकोह हार जाता है। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित युद्ध पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जो है सही क्रम में लिखना है। ठीक है, कन्नौज, चंदेरी, तालीकोटा और चौसा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे होता है चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी है, उसके बाद आपका चौसा का युद्ध है, फिर कन्नौज है, फिर तालीकोटा का युद्ध। तो देखिए चंदेरी का युद्ध कब हो रहा है, यहाँ पे 1528 में हो रहा है, और यहाँ पे चौसा का 1539, कन्नौज 1540 और 65 में हो रहा है आपका तालीकोटा का युद्ध। अच्छा, निम्नलिखित युद्ध में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बाबर जो है खानवा का युद्ध, ओके, तो इसमें लिखा है, देखिए यहाँ समझते हैं, तो इसमें लिखा है बल्क का युद्ध जो है आपका कब हो रहा है 1646 से 47 शाहजहां के काल में हुआ। ठीक है, किसके काल में, शाहजहां के काल में हुआ, बाकी सब सही है। यानी कि आपका खानवा का युद्ध बाबर के काल में, चौसा का युद्ध हुमायूं, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के काल में हुआ। अच्छा, अता अली खां किसका नाम था। तो गाइस यहाँ पे लिखा है, देखिए तानसेन का प्रारंभिक नाम राम तनु पांडे था, इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उनका जो नाम हो गया अता अली खां हो गया। मतलब कहा गया कि तानसेन ने जो है इस्लाम धर्म अपना लिया। ओके, चलिए गाइस यहाँ पे फिर मैच कराना है आपका। यहाँ लिखा है इक्ता दिल्ली के सुल्तान ने स्टार्ट करवाया। अगर हम जागीर की बात करें तो यहाँ मुगलों में आपने देखा होगा, अमरम की बात आपका विजयनगर से रिलेटेड है, और यहाँ वो
कासा जो है मराठों से रिलेटेड है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में क्या होता है कि 1211 में इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही क्या होता है, शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में इक्ता प्रथा की स्थापना हुई, राइट। यानी इक्ता प्रथा इल्तुतमिश के टाइम में हुआ, ठीक है, स्टार्ट हो गया। अच्छा, जागीरदारी प्रथा जो है मुगल काल में स्टार्ट हुई, ठीक है। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले में या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, और इसको हम क्या बोलते थे, अमरम। मराठा शासक में जो है चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, और इसे हम क्या बोलते थे, मुकासा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है आपका बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था। तो हम मक्का कहाँ किस से जाते थे, सूरत यानी कि गुजरात। देखिए, मुगल काल में गुजरात स्थित जो है सूरत बंदरगाह से होकर क्या है, हज यात्री जो है मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए इस बंदरगाह को क्या बोला आपका, बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार। चलिए, मुगल काल में नवरोज का त्योहार लिया, कहाँ से लिया था, ईरान से लिया था, यानी फारस से लिया था, कहाँ से लिया था गाइस, पारसियों से लिया था, ठीक है। देखिए, नवरोज का जो त्योहार है यानी कि ईरान फारस से लिया गया है, ये एक क्या है, राष्ट्रीय त्योहार है, 19 दिनों तक मनाया जाता है। मुगल काल में इसका जो है बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे जो है नवरोज ए जलाली की संज्ञा दी, नवरोज ए जलाली। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, कहाँ पे था, लखनऊ में। मुगल काल में शाह बली उल्लाह के मदरसे में हदीस परंपराओं और क्या है, तफसीर टीकाओं पर, और लखनऊ में फिरंगी महल में फिक न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञों को आलिम, साहित्य के विशेषज्ञों को काबिल की उपाधि से विभूषित किया गया। यूपी पीसीएस प्री 2016। अच्छा, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दे। तो यहाँ पे लिखा है अहिल्याबाई, पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा है पद्मिनी जो है आपका राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण जो पद्मिनी है उन्होंने जौहर कर लिया। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। ताराबाई। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर कब्जा काबिज था, राइट। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? दिल्ली, अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है दिल्ली में, राइट। तो गई यहाँ लिखा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, एतमदुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद यानी कि औरंगाबाद में है, और अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, गलत। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा जो है इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, गलत। चलिए पढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाला बुलंद दरवाजे के निर्माण में जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, ऊपर लिखा है संगमरमर, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572-73 में करवाया था, परंतु सलीम चिश्ती की खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मतलब गाइस खानकाह में नहीं, खानकाह में नहीं हुआ है, मकबरे में हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण आसफ उद्दौला ने करवाया है। इमामबाड़े का जो केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत जो है 15 मीटर से अधिक ऊंची है, ठीक है। ये कक्ष लकड़ी, लोहे तथा पत्थरों के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की
अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या जो है आपका गर्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंट और चूने का प्रयोग किया गया। रूमी दरवाजा जो इमामबाड़ा की प्रमुख प्रवेश द्वार है के निर्माण में चूना, प्लास्टर ढलाई के साथ लखौरी ईंट का प्रयोग किया गया है। चलिए, दोनों ही गलत है जो क्वेश्चन में थे। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, ये बताना है। तो एक लिखा है शेरशाह का मकबरा सासाराम में सही, हुमायूं का दिल्ली में सही है, जहांगीर का ये गलत है गाइस। यहाँ पे लिखा है बुरहानपुर जो कि लाहौर है, ठीक है। फिर है बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी, भी सही है, मतलब सी गलत है, जहांगीरी महल। अच्छा सॉरी गाइस, ये जहांगीर का मकबरा मुझे लग रहा था, जहांगीरी महल है बुरहानपुर जो कि गलत है, ठीक है। देखिए बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जहांगीर का मकबरा मुझे लग रहा था महल है। जहांगीरी महल जो है आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार में महिलाओं तथा उनके पुत्र और उत्तराधिकारी यानी कि सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की शैली जो है अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है, और बाकी सारे विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ लिखा है राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अटाला मस्जिद जौनपुर। तो आंसर है सबसे पहले आएगा अटाला मस्जिद जौनपुर में बना, फिर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में आया, फिर उसके बाद है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और फिर है राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। तो गाइस यहाँ लिखा है जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह तर्की द्वारा 1408 के आसपास करवाया। शेरशाह सूरी ने स्वयं का मकबरा सासाराम में, फिर दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा। औरंगजेब ने अपनी जो बेगम है क्या है राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया और 1560 के दशक में हुआ, ठीक है। 1651 से 61 के मध्य मकबरे का निर्माण करवाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सूची 1-2 मैच कराना है। बाबर, तो गाइस बाबर के शासनकाल में जामा मस्जिद संभल में, और फिर हुमायूं दीनपनाह, फिर अकबर जो है जहांगीरी महल से रिलेटेड है, और जहांगीर के इमादत-उद-दौला का मकबरा बनवाया गया, मतलब इनके शासनकाल में ये सब हुआ है चीज़। इसमें कुतुब मीनार है, गोल गुम्बद है, बुलंद दरवाजा है, मोती मस्जिद है, ठीक है। तो किसने क्या बनवाया, राइट। चलिए, तो इसमें लिखा है कुतुब मीनार इल्तुतमिश का हाथ लगा है कुतुब मीनार बनवाने में, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, फिर बुलंद दरवाजा अकबर, और मोती मस्जिद जो है औरंगजेब ने निर्माण करवाया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही क्रम में बताना है, कौन सा पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो गाइस जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन सब में है खानवा का युद्ध हुआ है, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ है, उसके बाद कन्नौज का युद्ध है, फिर तालीकोटा का युद्ध हुआ है। देखिए जो खानवा का युद्ध है वो 1527 में हुआ है, चौसा 39 में हुआ है, और यहाँ पे कन्नौज का 1540 में हुआ है, और तालीकोटा 1565 में हुआ है। फिर यहाँ पे सूची 1-2 स्मारक है और उसका निर्माता कौन है, यानी किसने बनवाया ये, ठीक है। तो देख लेते हैं, स्मारक है आपका अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया है, फिर उसके बाद है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, मोती मस्जिद आगरा में, मोती मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाया, ठीक है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, बुलंद दरवाजे की बात करें जो कि फतेहपुर सीकरी में है अकबर ने बनवाया है, मोती मस्जिद की बात करें आगरा में तो शाहजहां ने बनवाया, मोती मस्जिद दिल्ली में अगर बात करें तो औरंगजेब ने बनवाया। अच्छा, मुगल काल में मौलिम था। देखिए भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक क्या था, कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक क्या है, गोलाकार, मतलब कहते हैं ना कंपास लेके बैठा हुआ है, वो बता रहा है कि जहाज कहाँ जा रहा है। अच्छा, मौलिम जहाज पर क्या है, एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठा था, और इस यंत्र की सहायता से वे तारों सूर्य की स्थिति का पता लगा रहे थे, और इससे ये अपने जहाज की सही स्थिति होने का उससे पता चल रहा था कि जहाज जो है सही स्थिति में है कि नहीं है, मतलब सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो कैसे कौन थे, व्यापारी थे। बंजारी शब्द का जो उद्गम है वो संस्कृत भाषा वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, उससे बना वणिक अर्थात व्यापारी, बनिया, ठीक है। व्यापार करने वाले को बंजारा कहते थे, कहा गया, ठीक है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाति रही है जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार करना है। एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लादकर उसे जो है दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता है, मतलब
समझ गए होंगे आप लोग। गाइस इसमें बताने की कौन सा सही नहीं है, इसमें लिखा है जरीब एक प्रकार का कर है, ये गलत है। दाम जो है ताम्र की मुद्रा है, बिल्कुल मतलब तांबे की मुद्रा है जिसको हम कहते हैं दाम, बिल्कुल सही है। देसाई जो है राजस्व अधिकारी को कहते हैं, और यहाँ पे दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख है, ये भी सही है। और जरीब गलत है बस, ठीक है। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो है थोड़े से बहुत अलग से टफ से आने लगे। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे का जो सिक्का है दाम का प्रचलन प्रारंभ हुआ मुगल काल में। 1 रुपये यानी कि चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था, यानी कि 1 रुपये इक्वल्स टू 40 दाम। जैसे कि आज 1 रुपये इक्वल्स टू कितना है आपका 100 पैसा। इनमें मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह और सामान्य प्रशासन के प्रभावी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। पटेल मतलब जाति। फिर इसमें लिखा है मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होता था। जरीब जो है भूमि की माप के लिए। और यहाँ लिखा है एक प्रकार का कर है, जो कि गलत है। चलिए गाइस यहाँ पे देखिए ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो है सिख संप्रदाय। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सिख संप्रदाय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।